नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। देश दुनिया की बड़ी और खबरें जरूर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले 45 मिनट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान हाई है। आज बिहार के सियासी रण में किसने किसने कदम रखा और किसका दम दिखा वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही यूपी की कुछ खास खबरों से भी रूबरू कराएंगे। बात चाहे शिक्षा की हो या फिर हो सुरक्षा की। सीएम योगी की नीतियों से यूपी में आए नए बदलाव की खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। यूपी के बरेली जिले में हुई हिंसा के पीछे का क्या कारण रहा वो भी बताएंगे और हिंसा के खिलाफ यूपी पुलिस की कड़ी कार्रवाई भी दिखाएंगे। खबर राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक और बड़े फैसले की भी है। खबर 63 साल बाद भारतीय वायुसेना की रीढ़ बह रहे MiG-21 लड़ाकू विमान की भव्य विदाई की भी है। मगर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की उस सौगात के साथ जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक जैसा मुझे बताया गया 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। पीएम मोदी का ये ऐलान बिहार में महिलाओं के लिए बहार लेकर आया है। बिहार में महिलाओं की प्रगति को पंख देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी हो चुकी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10,000 रुपए की राशि अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। इस योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई, जो कुल 7,500 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं के लिए एक सहारा वाला नारा भी दिया। वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो और इसके लिए वो भाई जो बन पड़ता है वो करता है। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। बिहार की महिलाओं को जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो पूरे खाते में जमा होंगे। ना ही कोई एक पैसा मार सकता है, ना ही योजना लाभार्थी तक पहुंचने से पहले लूटा जा सकता है। क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये भी जान लीजिए। बिहार में हर परिवार की एक महिला को आर्थिक मदद दी जाएगी। ये आर्थिक मदद खुद का रोजगार शुरू करने के लिए दी जाएगी। 18 से 16 साल की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी मिल सकती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी का ये सिर्फ ऐलान या महज सौगात नहीं है, बल्कि महिलाओं को मजबूत करने की वो पहल है जिसने बिहार की सियासत को बदल कर रख दिया है। जहां पहले चुनावों के समय महिलाओं की बात बहुत कम होती थी, अब हर दल महिलाओं की बात ही कर रही हैं। और ये मुमकिन हुआ है पीएम मोदी के कामों से। इसलिए जब उन्होंने महिला रोजगार योजना की किस्त जारी की तो विपक्ष पर जमकर बरसे भी। वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार
मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहाँ की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की एनडीए सरकार लगातार ऐसी योजनाओं की बौछार कर रही है जो जनता को तो खूब भा रही है। बिहार में महिलाएं आधी से ज्यादा आबादी की हिस्सेदार हैं और ये महिलाएं तय करती हैं कि बिहार की सत्ता का सिरमौर कौन होगा। बिहार की एनडीए सरकार लगातार उस आधी आबादी के हितों का ख्याल रखकर योजनाओं की सौगात दे रही है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। 2010 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मत प्रतिशत 54.5% था, जो पुरुषों का 53% है। 2015 में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़कर 60.4 पहुंच गया, जबकि पुरुषों का घटकर 51.1% हो गया। 2020 में महिलाएं 59.7% वोट के साथ फिर अव्वल रहीं। पुरुषों का मतदान प्रतिशत पहले से कुछ बढ़ा, लेकिन वो 54.6% तक ही पहुंच पाया। यानी जब जब महिलाओं का वोट शेयर बढ़ा, तब तब नीतीश कुमार के गठबंधन को जीत मिली है। इसके बाद ये माना जाने लगा कि नीतीश कुमार की जीत में अन्य कारणों के अलावा महिला भागीदारी भी एक प्रमुख कारक है। नीतीश की इस कामयाबी को देखकर ही अब आरजेडी ने भी अपना ध्यान महिला वोटरों पर फोकस किया है। आरजेडी ने घोषणा की है कि अगर 2025 के चुनाव में उसके गठबंधन को जीत मिलती है तो हर माँ बहन को 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसे माई बहन योजना का नाम दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी यही घोषणा की है। इस योजना के क्रेडिट के लिए आरजेडी कांग्रेस में होड़ भी है। यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में महिलाएं पहले से भी ज्यादा निर्णायक स्थिति में हैं। और अब जब पीएम मोदी ने शुक्रवार को महिला उत्थान को बढ़ावा दिया, तो विपक्षी गठबंधन को ये कतई रास नहीं आया। तो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का कई दिनों से कह रहे थे, देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं? अभी 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय जो जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, तो पहले क्यों नहीं किया? और 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? सियासत के मोहरे से भले विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा हो, लेकिन सच यही है कि 2014 के बाद से पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए जो काम किया वो कभी नहीं हुआ था। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना तक सीमित नहीं है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिल सकती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से पहली बार मां बनने पर सरकार 5,000 रुपए देती है। दूसरी बार अगर बेटी होती है तो फिर से 6,000 रुपए मिलते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना से बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए की मदद। और महिलाओं के लिए किए गए पीएम मोदी के काम यहीं तक सीमित नहीं है।
इसकी लंबी लिस्ट है, लेकिन विपक्ष इसके बावजूद बिहार चुनाव में इसका विरोध कर रहा है और इसलिए पीएम मोदी ने शुक्रवार को विपक्ष की एक बात याद कराकर करारा तंज कसा। ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे, 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव से पहले बड़ी सौगात देकर ये बात तो एकदम साफ कर दी है कि उनके लिए महिलाएं क्या मायने रखती हैं और इसीलिए चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर पीएम मोदी को वोट भी करती हैं। जी हां, बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में बिहार की सियासत बीतते दिन के साथ परवान चढ़ती जा रही है। आज का दिन बिहार की सियासत के लिए और भी खास रहा क्योंकि एक तरफ एनडीए अपना दम दिखा रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन से प्रियंका भी चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। बिहार में मौजूदा सियासी हालात क्या हैं, दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। ये दोनों तस्वीरें उसी की गवाही हैं। बिहार के सियासी तापमान का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि बीजेपी की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह महज 8 दिनों के अंतराल में ही दूसरी बार बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह बिहार सियासी नब्ज टटोलने में लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक का हिस्सा है। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी बिहार चुनाव में एंट्री ले चुकी हैं। प्रियंका गांधी भी महागठबंधन की हर घर विकास यात्रा निकाल रही हैं, लेकिन सबकी निगाहें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिकी हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह 8 दिनों के अंदर दूसरी बार 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में रहने वाले हैं। 26 सितंबर बेतिया में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पटना बीजेपी ऑफिस में चुनावी मंथन। 27 सितंबर शनिवार को मिथिलांचल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। अररिया में सीमांचल के नेताओं के साथ बैठक। देखिए, अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है बिहार में और मुझे लगता है कि बिहार में विकास के सौगात के साथ साथ गठबंधन की इस पे भी विचार करने के लिए आ रहे हैं। और आने वाले समय में, जैसा मैं पहले से हम लोग कहते रहे हैं कि हमारे गठबंधन में एक बड़े ही अच्छे समन्वय के साथ भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बीजेपी के बिहार प्रभारी बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बिहार में चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। उधर प्रियंका गांधी भी पटना और मोतिहारी में महिला संवाद और रैली निकाल रही हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद प्रियंका की एंट्री को कांग्रेस बड़ा दांव मान रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। मोतिहारी से शुरुआत करें, नकली गांधी का गांधी जी को प्रणाम करें। बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव बिहार को अपमानित करने का काम किए, क्या उसके लिए माफी मांगेंगी प्रियंका गांधी? रेवंत रेड्डी ने बिहार को गाली दिया। रेवंत रेड्डी ने हिंदू और बिहारियों को गाली दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को, मां बहन को गाली दिलवाया मंच से। तेजस्वी यादव ने दिलवाया। क्या प्रियंका गांधी माफी मांगेंगी इसके लिए? देश की स्थिति, कांग्रेस अब धीरे धीरे नेतृत्व हो रहा है, एक तरह से अर्बन नक्सल के रूप में जा रहा है, जिसको देश प्रेम कम, देशद्रोह ज्यादा दिख रहा है। बिहार और बिहारियों के अपमान को लेकर गिरिराज सिंह लगातार कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर हैं, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला बयान दिया था और उस हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी की तरफ से अभी तक का सबसे तीखा हमला बोला गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। राजनीति में हाइड्रोजन और न्यूक्लियर बम नहीं होता है। राजनीति सामाजिक सरोकार का है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का, आग लगाने का नहीं। आज वो भारत को जलाना चाहते हैं, गृह युद्ध करवाना चाहते हैं।
और जिस ढंग की भाषा वो बोल रहे हैं, अगर वो भाषा मैं बोलूं तो उन्हें बड़ा बुरा लगेगा। मोदी जी को जिस ढंग से कह रहे हैं कि मोदी जी को 8 महीने के बाद घर से नहीं निकल सकते। मोदी जी को 140 करोड़ लोगों का भरोसा है और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कहा जाता है कि नेपो कीट है, ये नेपो कीट मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। राहुल गांधी अगर सामान्य घर में पैदा लेते, इनको गांव का मोहल्ले का लोग नहीं पहचानता। नरेंद्र मोदी गरीब के घर में पैदा लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अब विश्व के सबसे बड़ी नेता हैं और वो कभी देश के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। राहुल गांधी पूरे दुनिया में जाके भारत का अपमान करते हैं। बिहार में आए तो बिहार को अपमान करने वाले नेताओं को लाया, रेवंत रेड्डी को लाया, स्टालिन को लाया। वो अपने को समझ क्या लिया? बिहार की सियासत में बयानों का ये शोर हाल फिलहाल में थमता तो नहीं दिख रहा है। बयानों के जरिए एक दूसरे के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी जारी है। अब देखना है कि बिहार की जनता किसके बयानों और कामों पर एतबार करती है। और अब आते हैं यूपी की खबरों पर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3.96 लाख छात्रों को 89.96 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बांटी। अब छात्रों को एडमिशन लेते ही स्कॉलरशिप सीधे खाते में बिना किसी भेदभाव के मिलेगी। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। शारदीय नवरात्रि चल रही है और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जगत जननी मां भगवती की कृपा से आज यह छात्रवृत्ति वितरण का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अपना स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। यूपी सरकार बेहतर शिक्षा माहौल देने के साथ साथ आर्थिक सहायता के रूप में स्कॉलरशिप देकर स्कूली बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूली बच्चों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। इसे पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए बड़ी आर्थिक मदद के रूप में देखा जा रहा है। योगी सरकार ने लखनऊ में 3,96,000 छात्र छात्राओं को 89 करोड़ 96 लाख की छात्रवृत्ति ट्रांसफर की। सरकार के अनुसार 2024 में 59 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली थी। वहीं साल 2025 में संख्या बढ़कर 70 लाख से अधिक होने की संभावना है। इससे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को व्यापक रूप से लाभ मिलेगा। यूपी सरकार स्कूली बच्चों को स्कॉलरशिप तो दे ही रही है, साथ ही साथ स्कॉलरशिप देने का समय का भी खास ध्यान रख रही है। इस बार समय से पहले बच्चों के खातों में स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से भेजी जा रही है। वहीं पहले बच्चों के खातों में स्कॉलरशिप आने का कोई समय सीमा तय नहीं थी। समय और स्कॉलरशिप मिलने में होने वाले भेदभाव को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार पर निशाना साधा। क्या कहा, सुनाते हैं आपको। आप याद करिए 2017 के पहले जिसके बारे में असीम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, दानिश आजाद जी और संजीव गौड़ जी कह रहे थे, क्या होता था जब कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति वितरण करता था तो छात्र के पास छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती थी, मनमाना होता था। जो छात्रवृत्ति सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होनी चाहिए और छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक पहुंच पाती थी और उसमें भी भेदभाव होता था। योगी सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है और वो ये है कि शिक्षा व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं करना है। इसका प्रमाण ये है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की चाबी संभाली है, वो लगातार बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप पर ध्यान दे रहे हैं, जिसको इस ग्राफिक से समझते हैं। साल 2017 से अब तक प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप का लाभ मिला। केवल 2025 से 2026 में 3,124.45 करोड़ रुपए पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निर्धारित की गई है। SC/ST के 1 करोड़ 23 लाख से अधिक छात्रों को
2017 से 2025 के बीच 9,150 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई, जिसमें सामान्य कैटेगरी के 58,09,000 छात्रों को 5,945 करोड़ रुपए दिया गया। 2016-17 में स्कॉलरशिप का बजट 1,648 करोड़ था, वहीं 2025-26 में ये लगभग दोगुना होकर 3,124 करोड़ हो गया। इतने बड़े पैमाने पर स्कूली बच्चों को स्कॉलरशिप देने का एकमात्र लक्ष्य ये है कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के सपने को साकार करना है और 2047 के अमृत काल में जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश के रूप में स्थान दिलाया जा सके। और न्यूज 360 में अब खबर बरेली से, जहां आई लव मोहम्मद विवाद पर जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ ने पोस्टर्स और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस से हालात काबू में तो कर लिए। फिलहाल इलाके में शांति तो बहाल है, लेकिन इस घटना ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस घटना का पैटर्न ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे पिछले साल संभल में हुआ था। क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। पहले संभल और अब बरेली, जगह और समय दोनों अलग हैं, लेकिन मंशा एक ही है। उपद्रवियों पर एक के बाद एक बरसती लाठियों की ये मार उस मानसिकता पर बरेली पुलिस का प्रहार है जो हर बार देश को बांटने की साजिश रचती है। ये चोट किसी व्यक्ति पर नहीं, ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रचने वाली सोच पर चोट है। इबादत की जगह को जब सियासत का अड्डा बनाया जाएगा तो सवाल आस्था पर होगा और उन लोगों पर भी जो आस्था के नाम पर हिंसा की साजिश रचते हैं, क्योंकि नमाज के नाम पर सड़कों पर हजारों की भीड़ उतारकर शक्ति प्रदर्शन करना आस्था तो कतई नहीं हो सकती। और यकीन मानिए, यूपी में जब जब ऐसा होगा तो यूपी पुलिस का रवैया भी यही रहेगा। आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर कानपुर से जो विवाद शुरू हुआ, उसके समर्थन में विरोध प्रदर्शन ने शुक्रवार को बरेली की फिजा बिगाड़ दी। पुलिस प्रशासन की अनुमति रद्द करने और लाख समझाने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा नहीं माने। उनके बुलावे पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और हिंसा पर आमादा हो गए। पुलिस ने लाख मनाया, लेकिन मौलाना नहीं माना। पुलिस ने भीड़ को रोकने और समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। फिर हुआ वही जो उपद्रव और उपद्रवियों का हर्ष होना चाहिए। शुक्रवार को बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर 3 जगहों पर बवाल हो गया। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरी भीड़ में शामिल कुछ खुराफती तत्वों ने प्रदर्शन की आड़ में पुलिस और बाजार में दुकानदारों पर पथराव शुरू कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ होने लगी और जब पुलिस के मनाने पर ये नहीं माने तो पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज किया। दावा है कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से शहर के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस के मुताबिक भीड़ को रोका गया, लेकिन भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, धार्मिक नारे लगाए और अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों के उग्र होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज होते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात बेकाबू देख सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने टीयर गैस के गोले भी छोड़े। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रण में आ सकी। दावा है कि संभल की तरह ही बरेली में हिंसा फैलाने की प्लानिंग पहले से ही की गई थी और ये शंका पहले से थी, इसलिए शुक्रवार सुबह से पुलिस की कई टीमें फील्ड पर थी और जब नमाज पूरी हुई तो अधिकतर नमाजी चले गए, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। पुलिस के अनुसार फायरिंग तक की, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मन में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी
और आज सुबह से ही मैं एसएसपी प्रशासन के लोग सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में, और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी, और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित। पुलिस के 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है, तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो है वो भी हम लोग आप लोगों ने देखा, कुछ वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। और तस्वीरों को देखकर भी यही लग रहा है कि बरेली में हिंसा फैलाने की साजिश पहले से ही थी। आप खुद देखिए किस तरह से कानून के रखवालों पर पत्थरबाजी की जा रही है और बच्चों के जिन हाथों से ये पत्थर फेंके जा रहे हैं उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन अराजक मानसिकता रखने वालों ने इन्हें समझदार बनाने से पहले नफरती भावना से भर दिया। प्रदेश और देश जानता है कि जिस तरह का आई लव मोहम्मद वाली बात जो चल रही है, कहीं भी कोई जब घटना नहीं, कौआ कान ले गया, कौआ कान तो देख लो है कि नहीं, जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आई लव मोहम्मद को लेके, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक हैं, गुमराह करने वाली हैं और जानबूझकर शांति व्यवस्था को खराब करने वाली तो साजिशें रचने का काम कतिपय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जो भी होगा, जो शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करेगा, जो कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून के दायरे में ला करके कार्रवाई होगी। ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिनको भारत का विकास, देश का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है। हर कोशिश कर लिया लेकिन असफल रहे, तब आज दंगा पर ऐसी मानसिकता उतारू हो गई है। किसी प्रकार के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा और जो विभाजनकारी लोग हैं वो इस दिशा में भारत को ले आने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारी सरकार इसको निपटना जानती है, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इसको निपटना जानता है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से नमाज के बाद इस्लामिक ग्राउंड में इकट्ठे होकर आई लव मोहम्मद मामले में अपनी ताकत दिखाने की अपील तो की थी, लेकिन इस अपील के बाद खुद मौलाना तौकीर रजा तो सामने नहीं आए, लेकिन उनकी अपील पर इकट्ठा भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। फिलहाल पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया है और इन्हीं मौलाना पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है। आप देख रहे हैं न्यूज 360 और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि योगी सरकार की कैबिनेट बैठक पूरी हो गई है। उज्ज्वला योजना के तहत दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। अभी हर साल 2 सिलेंडर होली और दिवाली पर दिया जा रहा है। साथ ही ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि करीब 1.85 करोड़ महिलाओं को इससे फायदा होगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, मुफ्त सिलेंडर पाने के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा। साथ ही ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि योगी कैबिनेट में कई और अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, योगी कैबिनेट में काफी सारे अहम जो प्रस्ताव थे उनको मंजूरी मिल गई है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक अभी पूरी हो चुकी है। ये एक बड़ी खबर, खास खबर आप तक आ रही है। और अब खबर ट्रंप के टैरिफ ऐलान को लेकर। दरअसल ट्रंप ने दवाओं पर 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के इस टैरिफ ऐलान से भारत पर कितना असर पड़ेगा और इस टैरिफ का अंजाम क्या होगा, इसके लिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं। शायद कल जो एक नोटिस आया था, सोशल मीडिया पोस्ट पे हम लोगों ने देखा है कि नए टैरिफ की बात हो रही है फार्मा पे और भी अन्य कुछ पदार्थ पे। तो इस रिपोर्ट को हम लोगों ने देखा है और हमारे यहाँ जो मंत्रालय, जो विभाग इससे संबंधित है, वो इस मामले पे नज़र रखे हैं और उस पे देख रहे हैं कि क्या उस पर असर पड़ता है।
कहते हैं कि जब राजा का ताज भारी हो जाए तो उसके फैसले जनता के गले की हड्डी बन जाते हैं और यही हाल है इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। सत्ता की कुर्सी पर बैठकर ट्रंप ने एक बार फिर से एक ऐसा टैरिफ बम फोड़ा है जिससे दुनिया की दवा इंडस्ट्री में हलचल तेज हो गई है। दरअसल ट्रंप ने दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन खास बात यह है कि ट्रंप के इस फैसले से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ट्रंप के इस फैसले का सबसे बड़ा असर किस पर होगा। तो इसका जवाब है खुद अमेरिकी जनता पर, अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम पर और अमेरिकी जेबों पर। सवाल ये भी है कि ट्रंप आखिर किसको सबक सिखाना चाहते हैं, दवा कंपनियों को, विदेशी मैन्युफैक्चरर्स को या फिर अपनी ही जनता को, क्योंकि इसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ता पर ही पड़ने वाला है। ट्रंप का टैरिफ ऐलान, क्या होगा अंजाम? अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ये टैक्स उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही हैं। इसके साथ ही किचन कैबिनेट और बाथरूम वेनिटीज पर 50% टैक्स, अप होल्डर्स फर्नीचर्स पर 30% टैक्स और भारी ट्रकों पर 25% टैक्स का ऐलान किया है। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही 50% टैरिफ लगा चुके हैं। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू भी हो चुका है, जिससे कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इससे महंगा हो गया है। हालांकि दवाइयों को इस टैरिफ से अभी तक बाहर रखा गया था, लेकिन ट्रंप ने अब 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाई पर 100% टैरिफ लगा दिया है, सिवाय उन कंपनियों के जो अमेरिका में अपना दवा बनाने का प्लांट लगा रही हैं का मतलब ये है कि जिन कंपनियों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर शुरू हो गया है तो उन दवाइयों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। This is, as you rightly said, that this is applicable to patented branded products manufactured outside US. It is not applicable to generics, and India supplies mostly generics product to US. India exports around $10 billion medicine to US. They consist primarily of generic products and APIs. So India is not likely to be impacted with this order. ट्रंप के इस फैसले से भारत, जो जेनरिक दवाइयों का एक्सपोर्टर है, उसे ज्यादा असर नहीं होगा। भारत जेनरिक दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 8.73 अरब डॉलर यानी करीब 77,000 करोड़ रुपए की दवाइयां भेजी थीं, जो भारत की कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31% था। ट्रंप के इस फैसले के बाद ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप जेनरिक दवाओं पर भी टैरिफ का फैसला ले सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका में डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें से हर 10 में से लगभग 4 दवाइयां भारतीय कंपनियों की बनाई होती हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जेनरिक दवाइयों पर ट्रंप टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ब्रांडेड दवाइयों पर ही टैरिफ लगाने का फैसला ट्रंप ने क्यों लिया? ट्रंप ने ब्रांडेड दवाइयों पर टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका में दवा उत्पादन को बढ़ाने के लिए लिया है। ट्रंप का ये कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट और मेक इन अमेरिका नीति का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन का ये भी मानना है कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। महामारी के दौरान ये बात साफ हुई थी कि अगर सप्लाई चेन टूटती है तो अमेरिका में दवाइयों की भारी कमी हो सकती है। ब्रांडेड दवाओं पर दबाव डालकर वे पूरी फार्मा सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहते हैं। भारत अमेरिका की लगभग 47% दवा आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है, खासकर जेनरिक दवा बाजार में। ट्रंप के इस टैरिफ का भारतीय निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। न्यूज़ 360 में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरें जानने के लिए देखते रहिए DDUP। नमस्कार।